हेलो। जी जी। जी हसनैन, तैयार हैं आप? सर बस तैयार हैं धरने जी बिस्मिल्लाह। धरने से आपसे आगे। मेरा पहला सवाल ये है हसनैन साहब कि ग्लोबलाइजेशन का सप्लाई चेन में क्या रोल होता है? ये आजकल जो सप्लाई चेन है उसमें ग्लोबलाइजेशन का क्या रोल है आज के दौर में? सर ग्लोबलाइजेशन से सप्लाई चेन पे दोनों तरह से इफेक्ट होते हैं। हम्म। पॉजिटिव भी होता है, नेगेटिव भी होता है। ओके, बताइए पॉजिटिव से ये पॉजिटिव क्या जी है? सर, पॉजिटिव ये हो जाता है कि अगर आपकी सप्लाई चेन काफी इफेक्टिव है तो आपका बिजनेस इनहेंस होता रहता है। हम्म। कि मतलब जो आपकी जो आउटसोर्सिंग है, जो आप रॉ मटेरियल लेते हो और जो आप एंड कस्टमर तक प्रोवाइड करते हो मैन्युफैक्चरिंग, अगर सप्लाई चेन इतनी अच्छी है, आपकी स्मूथ है कि आप अराउंड द वर्ल्ड ले सकते हो, चीज़ों को दे सकते हो, तो वो आपके लिए पॉजिटिव रहता है, प्रॉफिटेबल रहता है। हम्म। और यही चीज़ के लिए नेगेटिव भी है कि अगर मतलब कि जैसे कोई भी चीज़ किसी भी सेक्टर में, जैसे अभी कोविड आया तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं, रास्ते ट्रांसपोर्टेशन वगैरह के बंद हो गए, तो चीज़ें इफेक्टिवली नहीं पहुंच पाई टाइम से। इस पे ये हो गया कि अगर कोई और रूट होता या कुछ और चीज़ें होती। लेकिन सर इसमें एक ये फायदा भी है, अगर एक सप्लाई चेन एक कंपनी की या एक किसी ऑर्गेनाइजेशन की है और वो डिफरेंट रीजन में काम करती है, तो वो किसी ना किसी तरीके से उसको फुलफिल कर सकती है। हम्म। जैसे कि यहाँ पे शुरू में ये हुआ कि स्टोर्स में हमारी जो है वो सैनिटाइजर खत्म हो गया। हम्म। अगर पाकिस्तान में एक ही चाइना से अगर सैनिटाइजर्स आ रहे थे और अगर वो जिस भी कंपनी से वो प्रोवाइड हो रहे थे, अगर वो किसी और कंट्री से किसी और थ्रू से आ रहा होता, तो शायद पाकिस्तान में उस वक़्त फॉरेन सैनिटाइजर्स आ जाते। हम्म। टाइम नहीं लगता इतना। अच्छा, तो आपके ख्याल में ग्लोबलाइजेशन अगर सप्लाई चेन का ब्रेक डाउन हो तो उसके लिए खतरनाक है, अदरवाइज वो अच्छी है? अच्छा, लोग वैसे जो मैंने सवाल ये पूछा भी है पेपर में आपको कि आखिर लोग जो है ग्लोबलाइजेशन पे जाते क्यों हैं, कंपनीज क्यों मजबूर हुई ग्लोबलाइजेशन पे जाने के? सर तो ये इनकी मतलब एक तो मल्टीनेशनल कंपनी बन जाएगी, उसके बाद ये कि उनके रास्ते भी खुल जाते हैं काफ़ी, कि वो अपनी मतलब कि अगर एक जगह से बंदा भेजे जा रहा है और अगर उसके वे में कोई ना कोई इफेक्ट मतलब मुश्किलात आ गई, तो वो दूसरे वे से भेज देगा किसी और को। तो नहीं जितना देखो ज़्यादा ग्लो हसनैन, मतलब आप मुल्क से बाहर जाने की बुनियादी वजह जो है ना, जो अक्सर लोगों ने सवाल के जवाब में देने में गलती की है, जो मैंने आपको बार बार एक्सप्लेन किया था कि अमेरिका और यूरोप के अंदर टैक्सेशन रेट बहुत हाई है। तो उनकी जो कॉस्ट ऑफ लेबर है, मिनिमम आवरली कॉस्ट जो है, वो दूसरे मुल्कों से, होंडुरास हो गया, मेक्सिको हो गया, ये तो मैं दो के नाम ले रहा हूँ ना, चाइना हो गया, थाईलैंड हो गया, इधर जो है बांग्लादेश हो गया, इन मुल्कों की लेबर कॉस्ट बहुत चीप है। दैट इज द प्राइमरी रीजन ऑफ कंपनीज मूविंग आउट ऑफ यूएसए एंड यूरोप। मैन्युफैक्चरिंग अपनी बाहर ले जाने का उनको जो प्राइमरी रीजन है वो ये। बाकी सारे सेकेंडरी रीजन है जो आप ये बता रहे हैं ना, कि सप्लाई चेन स्ट्रांग हो जाती है, ये हो जाता है, वो हो जाता है, ये अक्सर लोगों ने, अगर 10 लोगों ने पेपर दिया है, 10 में से 8 ने ये गलती की है। असल रीजन जो है ना ग्लोबलाइजेशन की तरफ जाने का, वो कॉस्ट है। आपका जब कंपटीशन बढ़ता है तो कंपटीशन को अपने कंपटीटर से सस्ता होने के लिए, आप अगर एक आदमी अमेरिका में मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, उसकी जो एचआर कॉस्ट होगी या लेबर कॉस्ट होगी, वो बहुत हाई होगी। वो एचआर कॉस्ट, लेबर कॉस्ट कहाँ जाती है? आखिर आफ्टर ऑल जब एक यूनिट आप बनाते हैं किसी भी चीज का, उस पर डिवाइड होती है ना वो, जितनी भी आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव, मिसाल के तौर पे आपकी फैक्ट्री है, उसमें आप साल में 10 मिलियन यूनिट बनाते हैं और आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव कॉस्ट भी $10 मिलियन की है साल की, मिसाल के तौर पे। तो आपकी पर यूनिट कॉस्ट जो होगी $1 मिलियन होगी ना आपकी, सॉरी $1 पर पीस होगी ना आपकी। इतनी जितना एक पीस पे आपको एक जी एक डिवाइड हो एक जाएगा। डॉलर आ जाएगा। लेकिन अगर आप यही अपनी मैन्युफैक्चरिंग जो है, अपनी डिजाइन अपना सब कुछ दे के बाहर से करवाएंगे, तो हो सकता है आपकी कॉस्ट जो 70 सेंट आए, हो सकता है 60 आए, हो सकता है 50 आए। तो आपकी इधर जो सेविंग आएगी, वो आप फिर मार्केट में, मार्केट कैप्चर करने के लिए आप उसको दे सकते हो ना कस्टमर को। ठीक है। जी जी। सर मगर जब हम लोकली कोई चीज इंपोर्ट करवाते हैं, आपने देखा होगा कि कोई मेडिसिन, तो हमें बाहर से काफी इसमें टैक्सेशन आती है। जैसे आप कोई भी मेडिसिन ले लें तो वो महंगी होती है, अगर लोग हम पाकिस्तान में प्रोड्यूस करते हैं उसी फार्मूला से, तो वो हमारे पास सस्ती पड़ती है।
देखिए, वो एक अलग चीज़ है। पाकिस्तान में आप फ़ॉर्मूले वो जो बाहर वाला आपको दे रहा है, हर कंपनी, हर मुल्क अपने इंडस्ट्री को प्रोटेक्ट करने के लिए ये इंटरनेशनली एग्रीड है। जो पहले तो लोग इम्पोर्ट को कम करने के लिए हेवी टैक्सेशन करते थे। फिर उसके बाद उन्होंने मुख्तलिफ एग्रीमेंट हुए इंटरनेशनली कि जी आप अनरीज़नेबल टैक्स नहीं लगा सकते। अनरीज़नेबल आप टैक्स लगाएँगे तो आप कॉम्पिटिशन को दू मौका नहीं दे रहे आप। जहाँ तक सवाल रहा है इसका कि वो दवाएँ जो आप इम्पोर्ट करके रॉ मटेरियल करके बनाते हैं, वो दवाएँ हैं जिनकी फ़ॉर्मूलेशन को 10 साल से ज़्यादा हो गए हैं, वो ओपन हो गई हैं। जो दवा अभी उसके अंदर वारंटी के अंदर होती है ना, एक कंपनी ने अब इसकी मिसाल ले लीजिए ना, अभी ये फाइज़र ने जो निकाली है, दवा जो निकाली है, कोविड की जो वैक्सीन निकाली है, अब 7 साल तक इस फ़ॉर्मूले की उसकी राइट होगा। 7 साल तक वो जिसने R&D पे कॉस्ट खर्च की है, वो उसके अंदर चार्ज करेगा। 7 साल के बाद उसको फ़ॉर्मूला ओपन करना पड़ेगा, इसकी कॉस्ट एकदम से गिर जाएगी। फिर आप चाहें तो अगर आपके पास मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी तो आप उस फ़ॉर्मूले से लोकली भी बना सकते हैं। एक तो वजह ये होती है कि जो इम्पोर्टेड दवा के महँगे होने की वजह ये होती है। दूसरी ये कि जिन दवाओं की आप बात कर रहे हैं, ये वो दवाएँ हैं जो कि सदियों से 100 साल से 50 साल से बन रही हैं। डिस्प्रिन हो गई, डिस्प्रिन का फ़ॉर्मूला हर एक को पता है ना, आप तो औरंगी टाउन जाओ तो वहाँ पे भी डिस्प्रिन बन रही होती है। चाइना से ड्रम मँगाया आपने उस फ़ॉर्मूले का और आपने बस एक पैकिंग मशीन लगाई, उसके ऊपर आप बनाते चले गए और पैक करते चले गए और मार्केट में देते चले गए डिस्प्रिन के नाम से आप, ठीक है ना? वो एक अलग चीज़ है। अच्छा जी, ये तो हो गया हसनैन साहब से सवाल। जनाब, आप बताइए एहसन साहब, ये आईओटी का रोल क्या है सप्लाई चेन जी में? सर। आईओटी का रोल? आईओटी आपके पास बेसिकली चीज होती है, वो इंटरनेट ऑफ थिंग्स होती है। जैसे हुँ, हमारे पास कोई भी चीज है, वो इंटरनेट बेस होती है। जैसे हमारे पास आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, हर चीज हमारे पास डिजिटाइज हो गई है। सर जो आईओटी है, हमारे पास हर चीज में प्ले रोल करती है। जैसे हमारे पास, मैं सप्लाई चेन में लेता हूँ, सप्लाई चेन में मुझे आईओटी कहाँ पे देखती है कि मैं कोई भी जैसे कोई भी इन्वेंट्री परचेज करता हूँ, तो उसकी पूरी एक हमारे पास वो आता है कि ऑनलाइन हमारे पास शो करवा देता है कि हमारे पास कितनी एंटर हुई, कितनी हमारे पास चली गई। तो पूरी इसके पास एक सिस्टम होता है जो हमारे पास जिसके हम देख के पता चलते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि हमारे पास वो लगे होते हैं, एमआईएस सिस्टम लगे होते हैं, एलआईएस लगे होते हैं। तो ये पूरा एक आईओटी बेस होता है कि एक एक दूसरे से इंटरलिंक हुए होते हैं सारे ना। तो ये आईओटी बेस हमारे पास होती है। जो इंटरनेट ऑफ थिंग्स हमारे पास चीजें होती है, आईओटी हमारे पास होती है सारी। इसमें ट्रैवलिंग भी आती है हमारे पास, इसमें हमारे पास इन्वेंट्री की परचेज भी आ जाती है, इसमें हमारे पास इन्वेंट्री को हम सेल करते हैं वो भी आ जाती है। पूरा एक सिस्टम होता है। अगर आप शॉपिंग मॉल में सर देखेंगे, शॉपिंग मॉल में भी हमारे पास लॉजिस्टिक इन्फॉर्मेशन सिस्टम होता है, एलआईएस जो होता है, ये हमारे पास शॉपिंग मॉल में लगा होता है। और ये मेन जैसे ऑफिस हमारे पास होता है एमआईएस, जो उसमें वहां पे लगा होता है। दोनों एक दूसरे से क्या होते हैं, इंटरनली कनेक्ट होते हैं। ये पूरे किस थ्रू होते हैं, इंटरनेट के थ्रू होते हैं। ये आईओटी बेस्ड वो सिस्टम होता है हमारे पास। आपने ये बताया हुआ है, आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का लिया हुआ है, डिजिटल का लिया हुआ है। ये एग्जांपल्स आपने कोट की हुई थी इसके अंदर, स्लाइड्स के अंदर। अच्छा। बिलाल साहब, जी बिलाल आवाज़ आ रही है आपको? बिलाल, जी सर, आवाज़ आ रही है, आ रही आवाज़ है? आ रही है। बिलाल बिलाल, ये तो उन्होंने एक्सप्लेन किया, ये बताइए कि वेयरहाउसिंग में आईओटी का क्या रोल है? बिलाल आपका माइक सर बंद वेयर है। हाउसिंग में जी आईओटी हाँ, का जी, जी। जी जी, जी, बताइए, आ गई। जी सर, वेयरहाउसिंग में आईओटी का क्या वेयर रोल है? हाउसिंग में जी सर, वेयर हाउसिंग में आईओटी आईओटी जो है ना, उससे जो हमारे पास जो ईआरपी सिस्टम होता है, ईआरपी सिस्टम से बेसिकली ना हम अपने जो वेयर हाउसिंग के जो स्टोरेज है उसको हम जो है ईआरपी के अपने हमारा जो ईआरपी होता है ना, उससे इंटरलिंक कर रहे होते हैं। ठीक है, उससे अच्छा, पता चल रहा होता है कि हमारे जी हमारे पास जो है हमारे जो वेयर हाउस हैं उसमें जो है स्टॉक स्टॉक कितना मौजूद है। ठीक है, कितना मतलब स्टॉक जो है इन हुआ, कितना आउटफ्लो हुआ। ठीक है, तो वो जो ईआरपी बेस्ड सिस्टम होता है, ये जो ईआरपी होता है, ये भी असल में ना आईओटी आईओटी ही कहलाता है। मतलब ये इंटरनेट ऑफ थिंग्स ही होता है, मतलब चल रहा होता है। नहीं बिलाल, ये आपका जवाब तो सही नहीं है बिल्कुल। सही ये नहीं है? जवाब तो सही नहीं। ईआरपी बिल्कुल एक अलग चीज है। ईआरपी इंटरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग है, जिसके अंदर आपकी तमाम कंपनी के डिपार्टमेंट आपस में इंटरलिंक होते हैं। सेल्स की इत्तला फाइनेंस वाले के पास भी होती है, प्रोडक्शन वाले के पास भी होती है, इन्वेंट्री की। तो जी, मैंने आपसे सवाल किया था द रोल ऑफ आईओटी इन वेयर हाउसिंग। आप किसी चीज को, प्रोडक्ट को जब स्टोर करते हैं, उसमें आईओटी का क्या रोल है, ये सवाल है मेरा।
ठीक वेयर हाउस मैं एक पर्टिकुलर सेगमेंट की बात कर रहा हूँ कि उसके अंदर IoT का क्या रोल है। ठीक सर एक देखिए मिनट। आपके पास प्रोडक्शन से एक चीज आ रही है, ठीक है ना, वेयर हाउस में रखते हैं, वेयर हाउस के बाद आप उसको डिस्पैच करते हैं ना, जहां भी मार्केट होती है, जिस जगह भी आपको भेजना होता है, या सेकेंडरी वेयर हाउस को भेजते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग आपकी कराची के अंदर है, जी मैन्युफैक्चरिंग के पास तो मैन्युफैक्चरिंग का जो वेयर जी हाउस होगा उसके अंदर भी एक कोडिंग करते हैं, बार कोड लगाते हैं एक पर्टिकुलर कि जी अगर जी आपके पास 10 लाइन है प्रोडक्ट्स की, 10 के 10 की अलग जी कोडिंग अलग स्टोरेज करने के लिए, उसके बाद जब जी जी लॉजिस्टिक आपके पास आएगी उस पे लोड करने के लिए आप उसको यूज करते हैं ना, ताकि आप अपना, अब तो मॉडर्न तो ये है कि आपने रोबोट को जो है फीड कर दिया कि जी ये बार कोड है, वो जाके देख लेगा कि किस शेल्फ में पड़ा हुआ है, फोर्क लिफ्टर लेके जाएगा, वहां से उठाएगा, ट्रक में लोड कर देगा। अब तो ये ट्रेंड आ गया ना। ये सर वेयर आप हाउस के अंदर हमारे पास जो IoT ज्यादातर प्ले करती है, जैसे हम कोई भी ऑर्डर हम प्लेस करते हैं अपना, ऑर्डर प्लेस ऑर्डर के करने के प्लेसमेंट से अंदर, लेके एंड ऑर्डर यूजर तक डिलीवर हमारे करते पास हैं हम देख के जो अंदर भी IoT का रोल होता है ना, जी आइडेंटिफिकेशन ऑर्डर से करते हैं ना प्लेस आप से प्रोडक्ट लेके जो एंड यूजर तक लाता है, पूरा ये IoT बेस होता है। मैंने आपको मिसाल दी थी ना, RFID की मिसाल दी थी इसके अंदर, कि जो भेड़ बकरियां हैं, गाय हैं, उनको भी आजकल एक एक गाय के गले में $1 की $1.5 की चिप डाल दी जाती है, और आप अलग अलग मॉनिटर कर सकते हैं अपनी गाय को कि कहाँ गई है, किधर घूम रही है। उसको अगर गुम हो जाए तो आपको ढूंढने में कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अगर 10,000 गाय भी हो ना, तो उसके अंदर आप एक पर्टिकुलर गाय को आप तलाश कर सकते हैं IoT से। RFID है क्या? रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन एक चिप होती है ना, रुपए ₹1.5 की चिप, मतलब डॉलर की $1.5 की वो आती है, आपने उसको डाल दी है, स्किन के अंदर डाल दें आप, उसके इंसान के अंदर डाल दें, आप इंसान को ट्रैक कर लेंगे इस वक्त कहाँ पे क्या है। ठीक है जी सर, वो जनाब जो उसमें शागिल लगी हुई होती है साहब। इम्तियाज में, जो शैम्पू वगैरह हम उठा रहे होते हैं। जी वो जब स्कैन करता है उसको फौरन पता चल जाता है कहाँ है। इवन अगर आपको अब तो ये कर दिया है जी बाज मार्केट्स ने, सुपर स्टोर ने, कि अगर आपने कोई चीज उठाई, आपको अंदाजा नहीं हो रहा, उस पर कीमत नहीं है, तो करीब ही एक मशीन लगी होती है, उस पर जाके आपको देखने को बता देगा कितनी है, महंगी है, सस्ती है, आपकी प्राइस रेंज में है या नहीं है, आप ले लें या कोई दूसरी प्रोडक्ट उठा लें उसकी जगह। जी, शागिल वो साहब। मतलब पिलर्स के ऊपर जो उन्होंने छोटे। जी 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 सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम शागिल साहब। यार आपने जी बड़ा जी सर। परेशान किया है मुझे, 9 आदमियों ने इतना मिलकर एक परेशानी का, जितना आपने अकेले ने मुझे किया परेशान। नहीं सर, ऐसा नहीं है सर। नहीं, ये तो हकीकत बता रहा हूँ, मैं झूठ नहीं बोलता। यकीन करो, अच्छा। जितना टाइम मुझे आपका पेपर पढ़ने में लगा है ना, इतना तो मैंने कभी जवानी के अंदर किसी लड़की के मोहब्बत नामे को इतने गौर से नहीं पढ़ा जितने गौर से मैंने आपके पेपर को पढ़ा। सर उस दिन जो है लाइट का थोड़ा सा मसला हो गया था, हमारे जाती नहीं है, लेकिन जो है बस वो बहुत इमरजेंसी कंडीशन में वो चल रहा था प्रॉब्लम हमारे। हाँ, और आपने भेजा भी मुझे ऐसा है कि कोई वर्टिकल है, कोई हॉरिजॉन्टल है, और राइटिंग भी जी जी आपकी सर। माशाल्लाह ऐसी है कि अगर तुम किसी को लिख दो तो उसको तो पता नहीं चलेगा। कोई लीगल डॉक्यूमेंट तुम लिख दो तो बंदे को तुम बरी कर रहे हो, उसको फांसी हो जाएगी अगर तुम जज होते तो। सर बेसिकली यहाँ पे लाइट जाती नहीं है, वो अनफॉर्चुनेटली कुछ मिसहैप हो गया था, तो बस वो फिर अर्जेंट बेसिस पे हम करना पड़ा कुछ इस अच्छा, हिसाब से। चलें, फिलहाल तो जो मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ, हाँ। इन 2 आदमियों से मैं सवाल कर चुका हूँ, आपने सुन लिया इनका जवाब। एक के जी जवाब से मैं हाँ मुतमईन था, एक के जवाब से मैं जी मुतमईन सर। नहीं था। जी ठीक है, अब आपसे जी मेरा सर। ठीक सवाल सर। जो है कुछ और है। ठीक सर। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी जी। अगले 10 सालों में क्या रोल प्ले करेगी सप्लाई चेन के अंदर? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अगले 10 सालों में सर। हम्म, अब हम 2021 में दाखिल हो गए हैं ना। जी जी सप्लाई चेन सर। मैंने आपको पढ़ाया ना कैसे चेंज हुई है पिछले 10 सालों में, और आपको ये भी बताया है जी कि जी सर। 6 ट्रेंड कौन से मॉडर्न चल रहे हैं, 10 ट्रेंड जो हैं वो कौन से आएंगे, जिसमें ग्लोबलाइजेशन हमने पढ़ा। चलें, आप मुझे सर्कुलर सप्लाई चेन के बारे में बता दें, ये क्या होती है सर सर्कुलर, सॉरी सप्लाई चेन? सर पहला वाला ही बता दूं, थोड़ा सा एक जहन मेरे भाई है। चलें, पहला वाले ही बता दें आप। पहला वाला कोशिश करते हैं सर आर्टिफिशियल इंशाल्लाह। बेसिकली इंटेलिजेंस। सर अब जैसे जी सर, बेसिकली अब जो जिस तरह की कोविड के बाद से जिस तरह की हम लोग इन्फॉर्मेशन, हमारे रूमर्स जो चल रही हैं कि हर किसी की जो अभी जो कोविड की जो वैक्सीन वगैरह है, इसमें कुछ ऐसी ये लोग इनपुट करेंगे, कोई ऐसी डिवाइस का कुछ इस तरह की जो बॉडी में जाके जो है चिप का एक फॉर्म करेगी,
और जो है वो इस तरह की हो जाएगी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इन नेक्स्ट मेरे ख्याल से अपकमिंग ईयर्स में, कि आप जो है बंदे को लुक आफ्टर कर सकेंगे, उसकी मूवमेंट क्या होगी, कैसी होगी। और इवन अगर रिसेंट बेसिस पे देखें तो कोई भी एप्लीकेशन होती है उसमें वो आ रही होती है कि आप कोई एप्लीकेशन डाउनलोड करते हो तो वो आप भले उसको यूज ना कर रहे हो, उस एप्लीकेशन को मोबाइल में डाउनलोड होती है, तो वो आपकी जो है पर्सनल तो इंफॉर्मेशन या भाई पर्सनल जो मैं तो प्राइवेसी ये, होती है मुझे वो वहां अमेरिका तक ट्रैक एक्सेस कर कर ले रहे या होते हैं। बर्तानिया ट्रैक कर ले, मेरी सेहत पे क्या फर्क पड़ता है, मैं तो उसकी बात नहीं कर रहा। मैं तो ये कह रहा हूँ सप्लाई चेन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रोल क्या होगा अगले 10 सालों में। सर इसी तरीके से जो अब जैसे आपकी जो मूवमेंट ग्लोबली अगर हम बात ग्लोबली अगर हम देखेंगे, अगर कहीं पे कुछ वो आपकी अलग अलग प्रोडक्ट की कोई रिक्वायरमेंट होती है, तो वो जैसे चाइना आपका मेन हब बनेगा, तो वहां पे अगर कहीं किसी को जरूरत होगी तो वो आपके ऑन यानी कि जिस तरह से चाइना सर सी पैक को लेके चलो तुम आ रहा है छोड़ो, ना, परशोत्तम आप तो वो बताओ उसमें भाई ये क्या कि होती है आर्टिफिशियल जहां इंटेलिजेंस का, उसको क्या रोल जान होगा। की जरूरत। परशोत्तम कैसे हो? परशोत्तम, अस्सलाम सर। वालेकुम सलाम, कैसे हो? ठीक ठाक? जी हाँ यार सर, आप बताओ, खैरियत। इन्होंने आप तो सही सुनाएं। जवाब, मैं मुतमईन नहीं हुआ इनके जवाब से शाकिल के, आप बताइए अगले 10 सालों सर में सर आर्टिफिशियल आर्ट इंटेलिजेंस का क्या रोल होगा सप्लाई चेन में? सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है अगले 10 सालों में ऐसा होगा कि वेयर हाउसिंग वगैरह जो होती है उसमें सारी ऑटोमेशन हो जाएगी। जैसे कि आपने एग्जांपल दी थी किसी वेयर हाउस की, कि वहां पे जो है कार अगर अंदर इंटर हो रही है तो गेट भी ऑटोमेटिक खुलते बिल्कुल सही। हैं, और उसके बाद जो वेरी ऑर्डर गुड, होते हैं वेरी गुड वो भी परशोत्तम, वेरी ऑटोमेटिक गुड, होते हैं। वेरी गुड, वेरी और गुड। अच्छा, मैं एक बात कह रहा हूँ सबके सामने, 8-9 लोग मौजूद है, सुन थैंक यू लें सर। गौर से, कि परशोत्तम ने हाईएस्ट मार्क्स स्कोर नहीं किए मिड टर्म के अंदर, लेकिन सबसे ज्यादा मुझे इंप्रेस इसने किया है। फ्रैंकली मैं अपना ओपिनियन दे रहा हूँ, इसलिए कि बाज होता है ना, बाज से आपकी एक्सपेक्टेशन होती है कि जी ये करेगा। परशोत्तम से मेरी एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा नहीं थी, बिकॉज ही इज वेरी काम एंड क्वाइट, और ज्यादा बोलता नहीं है किसी चीज के अंदर, चुपचाप। लेकिन अगर ये 2-3 गलतियां ना करता अपने पेपर में, मिसाल के तौर पे एक सवाल में मैंने कहा है कि आप वर्टिकल सप्लाई चेन को डायग्राम किससे समझाएं, इसने सब कुछ सही लिखा, डायग्राम नहीं दी इसके अंदर। ठीक है, यही इन्होंने आगे किया। लेट सर सर अस उसमें जी एक्सक्यूज मी सर। जी जी, बोलिए। सर डायग्राम इसलिए नहीं क्योंकि आपने क्वेश्चन में लिखा था कि आपने क्वेश्चन हम जो ड्रा करनी है, अब सर ड्रा हो नहीं रही थी उस पे नहीं तो अगर आप वर्ड कंप्यूटर पे फाइल नहीं पे, हो तो रहे तो फिर यार इस हाथ वजह से से ड्रॉ नहीं हो कर रही। देते उसके ऊपर, आप इसमें कौन ज्यादा, मेरी प्रेजेंटेशन से उठा लेते, एक तस्वीर एक वहां डाल देते उसके सर अंदर। बस वो मैं सिर्फ आपको ये बता सर रहा वो हूँ, बस आप कॉपी मतलब पेस्ट जो नहीं मेरी करनी एक थी इस वजह से। एक्सपेक्टेशन थी ना, गो के दूसरे लोगों के नंबर आपसे ज्यादा है, मैं अभी नहीं बता रहा, वाइवा के बाद जब दायरे में पोस्ट करूंगा आप सबको पता चल जाएगा कि क्या नंबर है। बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड, जितना कंसाइज और सही तरीके से आपने पेपर किया है। आई वाज रियली इम्प्रेस्ड, और मैं कभी किसी की तारीफ करने में कंजूसी नहीं करता। मुझे खुशी हुई थी आपका पेपर देख के, पढ़ के। और मैंने ये ना समझे, मैंने 10 के 10 लोगों का भी, जो मैं शागिद को कह रहा था ना कि मेरे सर में दर्द कर दिया था शागिद ने, कि हैंड रिटन भेजा, और वो भी ऐसा भेजा कि कोई हॉरिजॉन्टल है तो कोई वर्टिकल है, उसको मैं फिर घुमा फिरा के देखने की कोशिश कर रहा हूँ, तस्वीर को समझने की कोशिश कर रहा हूँ एलएमएस के ऊपर, मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रही थी। फिर मुझे ये समझ नहीं आ रही थी कि एलएमएस से डाउनलोड इसको कैसे करूँ मैं अपने पास, कि अपने, वो मैं लैपटॉप को घुमा घुमा के पढ़ रहा था कि इसने लिखा क्या है। एनीवे, वो तो खैर मजाक की बात है, बट आई एम रियली इम्प्रेस्ड, एंड जस्ट कीप इट अप। और आइंदा जो है ना, थैंक यू सवाल सर। बिल्कुल तुमने प्रिसाइज टू द पॉइंट जवाब नहीं है। एंड नाउ आई एम कमिंग टू फिरोज साहब। फिरोज साहब, कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी सर, अल्हम्दुलिल्लाह सर, खैरियत। आपका पेपर जो है ना, क्लासिक एग्जाम्पल है कि पेपर कैसे नहीं करना चाहिए। जी सर। आपने जो है, जो मुझे बड़ा मायूस किया है, मैं जब किसी की तारीफ करता हूँ, जो गलत बात होती है वो भी कहता हूँ, कि हक का तकाजा ये, आपके पेपर से मैं बहुत मायूस हुआ हूँ। इसलिए कि मैं आपको बार बार कह रहा था, 3 दफा मैंने बताया, आप उन तमाम क्लासेस में मौजूद थे, मैंने वीडियो में जाके चेक किया है, कि भाई ऐसा तो नहीं कि जब मैं बता रहा था कि मिड टर्म में किस तरह होगा, मैं क्या तवक्का करता हूँ, आप वहां मौजूद थे उन क्लासों के अंदर। मैंने आपसे बार बार कहा था कि भाई, मुझे लंबे अफसाने पढ़ने का, रजिया भट्ट के नॉवल पढ़ने का या उमैर अहमद के नॉवल पढ़ने का कोई शौक नहीं है। अगर शौक होगा तो नावल पढ़ लूंगा मैं।
ठीक है ना? आपसे मैं तवक्का कर रहा हूँ, हम सबसे, कि आप लोगों ने ज़िंदगी में आगे जाके यार सारे काम करने समझना है कि आप जो चीज़ आपको बताई जा रही है, आप उसको ग्रैस्प करें, उसका जिस्ट समझें। जिस्ट समझें कि जी इसका सर। इसका निचोड़ क्या है और वो आप लिखें। आपने जो मेरे साथ ज़्यादती की, ज़ुल्म किया है, वो ये किया है कि आपने एक चीज़ इस वेबसाइट से उठाई, दूसरी चीज़ उस वेबसाइट से उठाई, उठा के आपने कट एंड पेस्ट कर दिया। अब मैंने पूरा पढ़ा और मुझे बीच में 2-3 दफ़ा गुस्सा भी बहुत आया आपके ऊपर, कि मैं जो बार-बार कह रहा हूँ कि भाई मुझे अफ़साने पढ़ने का शौक नहीं है, अफ़साने लिखने का शौक नहीं है। जो बात आपको एक सवाल आपसे सीधा-सीधा किया जा रहा है कि ये सवाल, आपसे मैं सवाल कर रहा हूँ कि पेट्रोल की डिमांड बढ़ने के ये पाकिस्तान में 10 साल में क्यों बढ़ी है? ठीक है ना? 4 आदमियों ने प्रिसाइज़ जवाब दिए, 6 ने कहानियाँ लिखी हैं। प्रिसाइज़ जवाब ये है कि जी पाकिस्तान का पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम फेल हो चुका है। लोगों के पास कोई चॉइस ही नहीं कि बेचारे अब मोटरसाइकिलों की कीमत में भी कमी हो गई है। मोटरसाइकिल की पॉपुलेशन बढ़ रही है। 3 दफ़ा मैंने आपको बताया था कि 60% पाकिस्तान की पेट्रोल जो है मोटरसाइकिल वाले लेते हैं। अब जो लोग जवाब में अगर कहानियाँ लिख रहे हैं पूरे 150 अल्फ़ाज़ लिख रहे हैं, फ़र्क तो कोई नहीं पड़ेगा, आप मेरा वक़्त बर्बाद कर रहे हैं उससे। तो मुझे पता चल जी गया कि सर। आपने मेरी बात समझी नहीं है। जिन 4 आदमियों ने समझी, उन्होंने अगर कोई कहीं भी की कमी भी की तो मैंने उसको कंपनसेट किया वहाँ, कि चलो इसने मेरी बात समझ ली है। ठीक है ना? सही आपने जो है सर। पूरा कट एंड पेस्ट करके जो है ना, 26 सफ़े का आपने पेपर मिड टर्म लिख दिया है, इतना लंबा। 25 सवाल थे, मैंने आपको कहा था कि हर सवाल का 1 नंबर है। बाद सवालों के मैंने 0.5 रखे थे, बाद ज़्यादा इम्पोर्टेंट सवाल थे, उनका मैंने 1.5 दिया था, किसी को इस तरह दिया, इस तरह मैंने किया डिस्ट्रीब्यूट। अब जब मैं आपका जी पेपर सर। पढ़ने लगा, दिल तो मेरा चाह रहा था कि बहुत कुछ करूँ, फिर मैंने कहा नहीं, ये ज़्यादती हो जाएगी, आपकी अटेंडेंस भी बहुत अच्छी है, सब कुछ है, तो आइंदा प्लीज़ आप तमाम पेपर्स के अंदर अपना ये जो फाइनल के अंदर इस चीज़ का ख्याल रखिएगा कि जितना पूछा जी जाए सर। उतना जवाब दो। देखिए, जी मेरी सर। बात सुनिए, ये तो ऑनलाइन था ना, यही अगर क्लासरूम में होता तो आप क्या करते? मुझे बताइए। अब पहली तारीख से क्लासें खुलने की बात हो रही है, जैसे सुन रहा हूँ मैं, वल्लाह आलम की यूनिवर्सिटी क्या फैसला करती जी है सर। मुझे इसका इल्म नहीं है। ठीक है फिरोज़? अच्छा, अब आप ज़रा मुझे जी सर चलिए, ये तो बिल्कुल। बात हो गई, सारी बात हो गई है। ज़रा मुझे ये समझा दीजिए कि जहाँ आपने इतना लंबा-चौड़ा लिखा है, बेस्ट सप्लाई, मैंने आपसे पूछा था, हू इज़ द बेस्ट सप्लाई मैनेजर? कुछ लोगों ने बड़ा अच्छा जवाब दिया, कुछ लोगों ने एक लाइन का जवाब दिया। मैंने एक मज़ाक में एक मिसाल दी थी कि आपकी माँ से बेहतर कोई सप्लाई चेन मैनेजर नहीं होता। कि घर के अंदर 60-70 मसाले होते हैं और किसी को पता भी नहीं होता। कभी ऐसा नहीं होता कि जी कोई चीज़ घर में नमक नहीं है, ये तो खाना ना बने। वो एक अलग बात है, लेकिन लोगों ने बड़ी अच्छी मिसालें भी दी हैं उसके अंदर, बड़ा अच्छा एक्सप्लेन किया। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आप बताइए कि व्हाट आर द क्वालिटीज़ ऑफ बेस्ट सप्लाई मैनेजर? चलिए, ये आपके 5 नंबर इस पे डिपेंड करते हैं, क्योंकि आपने मिड टर्म में थ्योरी में अच्छा स्कोर नहीं किया है। सर सप्लाई चेन मैनेजर वो बेस्ट है जो पूरी ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्टमेंट होते हैं, उनमें से मटेरियल यानी कि फिनिश गुड कलेक्ट करके अपने जो है डिस्पैच एरिया में जो है वहाँ पे कलेक्ट करके और डिस्पैच करना है ओवरऑल वेंडर्स को और सप्लायर जितने भी उनके साथ अच्छा, ये बताओ सप्लाई सप्लाई चेन चेन मैनेजर के मैनेजर साथ की जितने भी वेंडर ज़िम्मेदारियाँ लिंक होती में क्या हैं? हैं। बेस्ट पे तो हम बाद में जाएँगे। व्हाट आर द रिस्पांसिबिलिटीज़ ऑफ सप्लाई मैनेजर? सप्लाई चेन को जो हेड करता है उसकी ज़िम्मेदारी क्या होती है? सर कौन-कौन से सप्लाई एरियाज़ उसके अंडर में आते हैं? सर सप्लाई चेन मैनेजर के जो है रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी डिपार्ट हैं प्रोडक्शन डिपार्ट हुँ। जैसे प्रोडक्शन डिपार्ट जितने भी हैं उनमें से जो है फिनिश गुड कलेक्ट करके और जो है अपने ओईएम को यानी कि डिस्पैच करना है उसको ओईएम जो उसका फुल फॉर्म है ओरिजिनल इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरर हुँ। उसको वो डिस्पैच करेगा और ओवरऑल उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जितने भी प्रोडक्शन डिपार्ट हैं उनमें से शेड्यूल प्लानिंग करेगा और उसमें पहले प्लानिंग ओवरऑल होगी कि हमें इस डिपार्टमेंट से इतना मटेरियल चाहिए उसके लिए क्या प्लानिंग करनी है प्रोडक्शन डिपार्ट से क्या देखो, मीटिंग अभी करनी है फिर तुम इधर-उधर और भटक रहे हो। ईआरपी मैंने के थ्रू आपसे यानी कि सवाल किया है कि सप्लाई चेन मैनेजर की मेन रिस्पांसिबिलिटी क्या है? पहली बात तो ये है कि सप्लाई चेन मैनेजर कितने डिपार्टमेंट्स को हेड करता है? सर सप्लाई चेन ओवरऑल प्रोडक्शन जितने भी डिपार्ट होते हैं उनको जो है हैंडओवर करता है उसके अच्छा, अलावा परचेज़िंग किसके अंडर में यानी आती है? जी सर सप्लाई चेन वो भी मैं बता फिर? रहा हूँ कि देखो ना, परचेजिंग आपका परचेजिंग जब तक रॉ मटेरियल नहीं आएगा तो प्रोडक्शन वाला क्या करेगा? हाथ पे हाथ रख के बैठा रहेगा ना। लॉजिस्टिक सर किसके अंडर में फाइनेंस आती है? भी परचेज डिपार्ट भी जो है परचेज़ मैनेजर डिपार्टमेंट सप्लाई चेन उसके अंडर में होगा, लॉजिस्टिक डिपार्टमेंट उसके अंडर में होगा, यही होगा ना? लॉजिस्टिक होगा फाइनेंस फाइनेंस भी होगा सर
नहीं, फाइनेंस तो खैर फाइनेंशियल अलग अलग होता है, फाइनेंस उसके अंडर में नहीं होता सप्लाई चेन मैनेजर के। हो सकता है जी छोटा सर, मोटा जो अगर कोई ऐसा कोई एक छोटा कोई अफसर बैठा हो, अकाउंट अफसर वगैरह, वो अलग बात है, लेकिन मेन फाइनेंस कंपनी का अलग होता है। ये तीन जी चार सर, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, ये उसकी जिम्मेदारियां होती है ना, इनको मैनेज करता है, ठीक है ना। इनको मैनेज करना और था। उसकी सबसे बड़ी स्पेशली जिम्मेदारी उसकी सर, क्या है स्पेशली कि परचेज डिपार्टमेंट मार्केट उसको को हैंड ओवर होता है। जी, मार्केट को ड्राई ना होने दे वो। जो डिमांड है जी सर, कस्टमर की वो पूरी करता रहे। क्वालिटी वालों से वो राब्ता जी सर, करता रहे कि मैंने जो आपसे सवाल पूछा, खास तौर पे सप्लाई चेन का कर्ज क्या है? उसका कुछ ने बहुत अच्छे जवाब जी दिए, सर। कुछ ने बिल्कुल गलत जवाब दिए उनका, आप लोगों में से। इसीलिए लोगों के नंबर में आपको वेरिएशन नज़र आएगी कि जिन्होंने सब सही जवाब दिए उनके नंबर ज़्यादा हैं। तो ठीक है ना, सप्लाई चेन सर मैनेजर एक और की भी है कि जी, परचेज डिपार्ट से सर मेन होता है, क्योंकि परचेज डिपार्ट से वो जितना भी प्लानिंग करके परचेज यानी परचेज ऑर्डर बनवा के फिर वो उसी सप्लायर को भेजता है, ताकि सप्लायर से हमारा मटेरियल आ जाए। जब मटेरियल आ जाएगा हमारे वेयर हाउसेस में या हमारे जितने भी एरियाज में आ जाएगा, फिर उसकी पहले क्वालिटी होगी, यानी कि रिजेक्शन अलग होगी और जो हमें ओके में मटेरियल मिल रहा है वो अलग होगा। अगर रिजेक्शन होगी तो उससे भी क्वालिटी से जो है ना कांटेक्ट करेगा सप्लाई चेन मैनेजर के किस पर्पस पे आप लोगों ने रिजेक्ट किया है। फिर ठीक इसकी है, फीडबैक यानी कि सप्लायर को जाएगी हमारी क्वालिटी फीडबैक। ठीक है। अच्छा, दूसरे चलें च थैंक यू फिरोज़। आइंदा आपने इस चीज़ का ख़्याल रखना है जो मैंने पॉइंट आउट की है। एक गलती की इजाज़त एक जी दफ़ा सर, होती है, बिल्कुल। दूसरी दफ़ा नहीं होती। इस दफ़ा तो मैंने फिर भी हल्का हाथ रखा है आपके ऊपर। आइंदा मैं फाइनल में इसकी रियायत नहीं दूँगा आपको। ठीक है? अस्करी जी साहब सर, मौजूद हैं बिल्कुल। आप? ठीक है। सर अस्करी का मैसेज आया था, वो कह रहे थे कि मैं बाइक चला रहा हूँ, मैं 5-10 मिनट तक पहुँच जाऊँगा। यहाँ आप तो मेरे पास आ रहा है उनका कि वो लॉगिन सर हुए हुए हैं। अभी ऑफिस में निकला नहीं हूँ। ऑफिस यस में सर, ही है लॉगिन क्या? हुआ ऑफिस से भी अभी निकला नहीं उनका ऑफिस तो मुझे बता रहे थे हूँ। हेलो, अस्करी साहब कि साउंड मेरे घर के नज़दीक है, पैदल जाता आता हूँ मैं तो। सर अब वापसी वहीं आ गया डीएच से। आ गए, घर पहुँच गए हैं आप? नहीं सर, ऑफिस में ही हुआ। फिर क्या होगा? ये वाइवा कैसे होगा भाई? प्रेज़ेंटेशन आपकी कैसे सर होगी ऐसे अगर ही आप होगा जैसे मैं अभी लॉगिन हूँ सर, ऐसे ही हो जाएगा। ऐसे ही होगा? पूछ लें अच्छा, आप। ज़रा मुझे सर्कुलर सप्लाई चेन के जी, बारे में समझा दीजिए, क्या होती है? किसके बारे में सर? सर्कुलर आवाज सप्लाई कट। चेन, सर्कुलर। मैंने आपको हॉरिजॉन्टल पढ़ाई सर्कुलर है, मैंने सप्लाई आपको चेन। वर्टिकल पढ़ाई है, और उसके बाद मैंने आपको सर्कुलर सप्लाई चेन पढ़ाई है। सर्कुलर सप्लाई चेन के बारे में बता दें मुझे। सर ये सर्कुलर इकोनॉमी एंड सर्कुलर सर्कुलर सप्लाई चेन जो है वो ट्रांजिशन फ्रॉम रॉ मटेरियल टू मैन्युफैक्चरिंग सेंटर तक होती है। अच्छा, जी, बस? रिसाइकिल होती है, रिसाइकलिंग होती है, मैन्युफैक्चरिंग ऑपरेशंस हैं इसमें। हुँ। जी। इसमें क्या डिफरेंट होता है और इन दोनों, ये वर्टिकल से और हॉरिजॉन्टल या लेटरल सप्लाई चेन से क्या मुख्तलिफ होता है सर्कुलर सप्लाई? सर ये क्लोज लूप सप्लाई चेन होती है, जो हुँ, सर्कुलर सप्लाई चेन होती है। हुँ, यानी कि आपके जो रॉ मटेरियल होता है वो फिनिश गुड बनती है, और फिर जो आपके जो यानी जो रिसाइकिल होती है आपका, वो सब रिवर्स होती है ऑर्डर। यानी कि आपका जो रिटर्न में जो प्रॉफिट होता है वो सब यानी रिवर्स ऑर्डर यानी आप सही बात कर टूल रहे हैं होता लेकिन गलत बता रहे हैं। बेसिकली सर्कुलर सप्लाई चेन में आप लॉजिस्टिक को 2 कामों के लिए यूज़ करते हैं। एक होता है कि जहाँ प्रोडक्ट जानी है वहाँ जाए, और दूसरे उसी जो आपका ट्रक जा रहा है, बजाय इसके खाली आने के उसको आप यूज़ करते हैं जितने भी रीयूज्ड आर्टिकल हैं या रिजेक्टेड है। आर्टिकल जी हैं जी उनको लाने के लिए, ताकि आपको 2 दफ़ा ट्रांसपोर्ट के पैसे ना कटें। क्लोज़ लूप इस तरह बनती है। सर ये क्लोज लूप गाड़ी, सप्लाई आप चेन है। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि गाड़ी यहाँ से गई है हैदराबाद। अब हैदराबाद से खाली वापस आने से बेहतर ये है कि वहाँ हैदराबाद और गिरदो-नवाह के आप एक जगह जितने भी रिजेक्टेड पार्ट्स हैं, या कोई भी अगर आपने कोई रॉ मटेरियल मँगाना है, कोई भी चीज़ अगर मँगानी है हैदराबाद की तरफ से कहीं रास्ते में आ रही है, तो आप उसको अरेंज करेंगे वो साथ में लेके आएँ। ठीक है? जी 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 जी, बिल्कुल सर यही है। अच्छा, बाबर साहब, जी सर, बाबर हमने तो साहब, मैं थोड़ी देर में ऑफिस से निकलूंगा तो घर जाके प्रेजेंटेशन प्रेजेंट कर दूं। अभी तो प्रेज़ेंटेशन की बात भी तो वाइवा की बात हो रही है, प्रेज़ेंटेशन तो बाद में बात है भाई। नहीं अभी अभी तो मैं निकलूंगा प्रेज़ेंटेशन ना शुरू ऑफिस भी से, नहीं की तो किसी आधा की। घंटा लगेगा सर। वाइवा देने में भी आधा घंटा लगेगा आपको? नहीं नहीं, वाइवा तो मैं दे रहा हूँ आपको अभी। हाँ, वाइवा दे बाकी दीजिए। प्रेजेंटेशन जो है उसके ना, बाद आप प्रेजेंटेशन। प्रेज़ेंटेशन के लिए तैयार हो, आप बता दीजिएगा, ले लेंगे, आज ले लेंगे, नहीं तो कल नेक्स्ट उसमें ले लेंगे। सर मैं क्योंकि देखिए, तैयार हूँ मैं, मेरी मगर बात सुनिए, आज 12वीं क्लास है ना, 4 क्लासें रह गई हैं हमारी और, जी जी ठीक है? 4 क्लासों में से एक तो आपका फाइनल है, ठीक है। ठीक है? वो निकल ठीक है गई, सर। तो और 3 क्लासें बची हैं। 3 क्लासों के अंदर हमने
मेरे लेक्चर हैं, आप लोगों की प्रेजेंटेशन पूरी करनी, क्योंकि ये आपके 20 नंबर इस पर डिपेंड कर रहे हैं। 15 नंबर मैं दूंगा, 5 नंबर आपके कोली देंगे। अच्छा, मेरे पास 9 मिनट रह गए। चले, आपसे मैं बड़ा आसान सा सवाल कर रहा हूँ बाबर शेख साहब। आप एक मिनट, ये कुछ मसला हो रहा है, एक मिनट जरा। ये बताइए कि ये अगर सप्लाई चेन के अंदर जब आप वेयर हाउसिंग को चेंज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह लेके जाते हैं, उसके रीजन क्या होते हैं? सर सबसे पहली चीज तो उसका रीजन हमारे पास ये भी होता है कि हमारे पास अगर स्पेस कैपेसिटी कम है, हमारी इन्वेंट्री ज्यादा हो गई है, तो हम शिफ्ट कर सकते हैं। दूसरी सबसे मेन चीज ये है कि अगर हमारे पास हब में बेसिकली ना, जैसे नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, अगर हमारे पास 4 रीजन है तो हम अपने सेंट्रल में वेयर हाउस ले आएंगे ताकि हमारी लॉजिस्टिक बच जाए। ये एक रीजन है। वेरी गुड, वेरी गुड, और शाबाश। सेकेंडली एक रीजन हमारे पास और ये हो सकता है कि जैसे हमारा सप्लायर है, हम अपने सप्लायर की वजह से भी अपनी वेयर हाउसिंग चेंज कर सकते हैं। इट में भी पॉसिबल कि हमारे कस्टमर को हम जब अपना मटेरियल प्रोवाइड कर रहे हैं तो हमारी लॉजिस्टिक इतनी चार्ज नहीं हो रही, लेकिन सप्लायर से माल उठाने में हमारी लॉजिस्टिक ज़्यादा लगती है, तो हम उस हिसाब से भी अपनी जो है वेयर हाउसिंग सेंट्रलाइज कर सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल आपने सही बताया। देखिए, इसमें पहले प्राइमरी कंसिडरेशन ये होती है कि आपकी मार्केट किस जगह ज्यादा है। जैसे आपने बात की नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट की, बाज कंपनियां एक इलाके में रीजन में स्ट्रांग होती हैं, बाज दूसरे इलाके में होती हैं, बाज कंपनियां चारों सूबों में होती हैं। जैसे कि हमने डिस्कस किया था रूह अफ़ज़ा का सप्लाई चेन ना, रूह अफ़ज़ा की मिसाल दी थी कि रूह अफ़ज़ा हमारे एक कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। रूह अफ़ज़ा से मेरे ये नहीं कि हमदर्द में हम बैठे हुए हैं, या नौरस हो या जामे शीरी हो, जो भी है, ये हमारे कल्चर का एक हिस्सा बन चुका है। कि खास तौर पे मैंने आपको मिसाल दी थी कि इनकी डिमांड भी बहुत बढ़ जाती है, एग्जॉर्बिटेंट डिमांड आती है ना इनकी रमजानों के अंदर, या जो मुकद्दस महीने हैं हमारे मुहर्रम के, रबीउल अव्वल के, कि हमारे कल्चर का हिस्सा। गर्मियों में इसकी डिमांड बढ़ जाती है। तो ये तो आपको फिर देखना पड़ता है। इनके लिए तो कोई मसला नहीं, इनको पूरे मुल्क में एक जैसे वेयर हाउस बनाने पड़ते हैं। लेकिन अगर मैंने आपको मिसाल दी थी शान मसाले की, कि शान मसाले की ओवरऑल अगर पाकिस्तान में मार्केट शेयर देखें ना आप उसका, तो वो है उसका 45%। लेकिन अगर आप सिंध का निकालेंगे ना उसका मार्केट शेयर, स्पेशली कराची की जो पॉपुलेशन है, यहाँ पे आपको पता चलेगा कि 80%, 85% शान मसाले इस्तेमाल हो रहे हैं। तो उनको अपनी सप्लाई चेन यहाँ मजबूत रखनी पड़ेगी ना, वेयर हाउसिंग यहाँ बनानी पड़ेगी, ताकि यहाँ उनके बायर ज्यादा हैं एज कम्पेयर टू लाहौर या केपी में या आजाद कश्मीर में। तो वो उस हिसाब से प्लान करते हैं। ठीक है। अच्छा जी, बात ये कि मेरे पास रह गए इस वक्त सिर्फ कुछ मिनट रह गए, 6 मिनट रह गए। तो मैं अभी लॉग आउट किया, वाइवा आपका खत्म हो गया है। ठीक है, 7:05 हो रहे हैं। मैं इसको वीडियो को जब ट्रांसफॉर्म हो जाएगी, सेव करके मैं दोबारा वापस आता हूँ, और उसके बाद हसनैन अपनी प्रेजेंटेशन। सर मेरा वाइवा रहता है। किसका? करीम। अरे सॉरी सॉरी, आपका नाम अब आया है, करीम आपका नाम नहीं आ रहा। सॉरी करीम, सॉरी। नहीं नो इशू सर। मुझे सवाल सोचने दो। मुझसे तुम्हें तुम्हारा पेपर जहन में लाके मैं सवाल कर रहा हूँ कि तुमने पेपर में क्या लिखा था और मेरे जहन में क्या ऑब्जर्वेशन आई थी कि तुमसे क्या सवाल करना है। एक मिनट ठहरो। करीम, अभी मेरे जहन में सवाल नहीं आ रहा ऑनेस्टली। मैं वापस आने के बाद पहला सवाल तुमसे करूंगा। ठीक है सर, नो इशू। कभी कभी ब्लैंक आ जाता है ना दिमाग में, जो सवाल पूछे हुए मैं रिपीट नहीं करना चाह रहा उनको। ओके ओके सर, वापस आके तुमसे सवाल करता हूँ। ठीक है सर, ठीक। ओके।